प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे साथियों, ये जो मॉडल पेपर अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको खुद यूपी बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर जारी किया है। और अब की बार 2023 का बोर्ड का पेपर सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा, और उस पेपर के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना। एक बात ध्यान से सुन लो साथियों, जो भी मैंने पिछली बार बताया था 2022 के पेपर के लिए, जितना मैंने बताया था सबके सब क्वेश्चन लड़ गए थे, आ गए थे, छप के आ गए थे पेपर में। और अब की बार भी वायरल पेपर तैयार करके चले जाओ। बोर्ड के पेपर में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे बच्चों को, सभी को सावधानी पूर्वक इन सभी प्रश्नों को अभी नोट कर लो, तैयार कर लो, अभी अपने नोटबुक में छाप लो। ठीक ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन तैयार नहीं किए हो, सभी क्वेश्चन को तैयार करके चले जाना, वरना बोर्ड के पेपर में रोने के सिवा आप सभी कुछ नहीं कर सकते हो। और बोर्ड के पेपर में अब की बार 90% का सपना देख पा रहे हो, तो अभी तुरंत इस सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, अभी देख लो, तभी आप बोर्ड के पेपर में 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये मैं 100% दावा के साथ बोल रहा हूं। ठीक ना, और अब की बार बोर्ड का पेपर अब की बार मार्च में होने वाला है। ठीक ना, अभी जो मार्च में जो आपका पेपर होने वाला है, मार्च 2023 में, उसका ये वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। मैं कई बार इस बात को चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को सबसे पहले शुरू से एंड तक देख लो। इसके जितने भी टाइप्स के बहुविकल्पी होने वाले हैं, सब के सब पेपर में छपेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और सभी को ध्यान से आंसर अभी देख लो। ठीक ना, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, नोट भी बना लेना, नोटबुक में छाप लेना, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, मैं 100% दावा के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये 2022-23 का ओरिजिनल यहाँ पे प्रश्न पत्र आ चुका है। और यहाँ पे देखो, क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र है, इसमें कोई भी टाइप्स के मतलब कि वो प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होंगे। 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, समय 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है 2023 बोर्ड का। और यहाँ पे देख सकते हो कि समान निर्देश भी यहाँ पे दिया जाएगा कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र करने के लिए निर्धारित है। और ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 एमसीक्यू रहेंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिनको ओएमआर पे हल करना होगा। और बाकी ओएमआर पे आप सभी को कहीं भी काटना पीटना नहीं है, इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक ना, और बाकी बचे 50 अंक जो होते हैं वो है वर्णनात्मक यानी कि लिखित क्वेश्चन, जिनको ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। सबसे पहले तो आपको लिखित करना है, उसके बाद आप सभी को मानचित्र वगैरह भी करना है। सब कुछ बताऊंगा, मानचित्र में कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि पेपर में छपने वाले हैं, सब कुछ अभी इसी वीडियो के माध्यम से तैयार करवा दूंगा। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए, कौन कितना नंबर का क्वेश्चन है, सब कुछ उसके सामने अंकित हो चुका है। ठीक ना, और दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अंकित करना है, संलग्न करना है, स्टेपलर वगैरह करना है। सब कुछ क्या करना है, सब कुछ मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं खंड अ से, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न से। बहुविकल्पी आपका 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन सभी एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। ठीक है, बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मैटरनिक, जुसेपे मैत्सिनी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1815 की वियना संधि से संबंधित है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जुसेपी मैत्सिनी। यहाँ पे अभी आंसर छाप लो, नोटबुक में लिख लो। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार पेपर आएगा तो उसमें मिला लेना, ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गारंटी के साथ आएगा, 100% आएगा, मैं ये रियल बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे पढ़ता हूँ कि सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति का साझा किया गया।
नहीं। सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति का साझा नहीं किया गया, यह भी नहीं होगा। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो भी सत्ता की साझेदारी आई थी, ये जो बेल्जियम मॉडल आया था, इस मॉडल में यही बताया गया था कि जितने भी गरीब अमीर या जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, सबको उनके हक के हिसाब से उनका हिस्सा दे दिया जाए, यानी कि सबका प्रतिनिधित्व समान कर दिया जाए, सबको मतलब कि बराबर बराबर मतलब कि पॉइंट ऑफ से देखा जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे स होगा, संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रख लेना है, अभी नोटबुक में छाप ली इसको। ठीक ना, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। इसका रीजन बताना है कि भाई गेहूं का जो दाम था 50% से नीचे क्यों आ गया। बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, अभी इसमें मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ, महामंदी के कारण वाला अभी आएगा। ठीक ना, तो देखो यहाँ पे जो सन है, समय है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सन 1928 से लेकर के 1934 के बीच में एक बार मतलब कि भारत में गेहूं की रेट सबसे बहुत कम गिर गया था, 50% से भी ज़्यादा गिर गया था। क्यों गिरा था, तो इसका रीजन था महामंदी के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे स सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर या कहाँ है। बताना है कि अमेरिका है, यूरोप में है या अफ्रीका में है या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड्स नामक एक संस्थान है, ये है अमेरिका में। कहाँ पे है, अमेरिकी संस्थान है। ये कहाँ पे है, अमेरिका में है। इसको भी ध्यान में रखना है। अभी जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार ध्यान से सुन लो और अपने नोटबुक में नोट कर लो, छाप लो। ठीक ना, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर संविधान, ये तो है। शक्तियों का केंद्रीकरण, ये भी है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है सर्वोच्च न्यायालय। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो देखो पूछा गया है कि संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक ना, कि अगर बहुत से बच्चों को पता होगा तो ये भी बता देना। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे अभी मैं बता दे रहा हूँ कि देखो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन, ये भी होता है। सर्वोच्च न्यायालय भी आता है। यहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण यहाँ पे नहीं होगा। ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विभाजन का कारण बताया गया। ठीक है, धर्म को, भाषा को, दोनों को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला गया कि सामाजिक विभाजन यानी कि जो जनता है आपस में क्यों डिवाइड हो गई, लोगों में क्यों अलग अलग विचार आने लगे, अलग अलग भावना आने लगी, क्यों, धर्म और भाषा दोनों के कारण। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम को, कोई ईसाई को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को मानने लगे। कोई भाषा मतलब पाली भाषा बोलने लगा, कोई हिंदी बोलने लगा, कोई भोजपुरी बोलने लगा, कोई इंग्लिश बोलने लगा, कोई मलयालम बोलने लगा। इस विषय को लेकर के, इस दोनों चीज़ों को लेकर के आपस में सामाजिक विभाजन होना स्टार्ट हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे स सत्य हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। बताना है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों देखो, जब भी आपसे पूछेगा कि लैंगिक विभाजन की बात, तो यहाँ पे देखो लैंगिक विभाजन का मतलब ही होता है कि दुनिया में या किसी भी देश में कितने महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, लेकिन कब, मतलब कि महिलाएं कौन सा काम कर रही है और पुरुष कौन सा काम कर रहे हैं, यानी कि असमान भूमिका के हिसाब से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था, ये बताना है। जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में। तो ये हुआ था सबसे पहले फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस देश में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि ड्यूक मैटरनिक, यहाँ पे एक नाम है ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था। ये बताना है कि रूसो को माना था, या विक्टर इमैनुअल को माना था, या कैल्विन को माना था, या जिउसेppe मैत्सिनी को माना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिउसेppe मैत्सिनी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों, क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है,
व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इसलिए अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा तो देती ही है, साथ में ये व्यक्ति की गरिमा की भी बढ़ावा देती है, बढ़ाती है। तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे स राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी, जमीन, भूमि, भू। ठीक है, अब मिट्टी यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिट्टी किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन, संभावी संसाधन। तो देखो, तो मृदा किस प्रकार की संसाधन है? तो यह है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, मतलब हम इसे बना नहीं सकते हैं। ठीक है, मिट्टी को हम नहीं बना सकते हैं, ये मिट्टी पहले से ही है, प्रकृति का देन है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है। भूमि संकुचन, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, अधिक पशुचारण। तो भूमि संकुचन का मेन रीजन यहाँ पे हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब राइट हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को तैयार कर लो, अभी नोट में छाप लो। ठीक है, नोटबुक में। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इतने मैं वायरल क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों में भी फैला दो। ठीक ना, सारे रिश्तेदारों को जो भी 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं सबको फैला दो, सबको फैला दो, सबको पास होने दो। ठीक है, एक तुम ही ऐसा मत सोचो कि मैं ही अगर मिल गया तो मैं ही पढ़ के टॉप कर दूंगा, ऐसा नहीं सोचो, सबको वायरल कर दो। भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है? निम्न मतलब कि सबसे कम है। किस देश, किस राज्य में बताना है? केरल में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में। तो केरल में सबसे कम है, केरल में सबसे कम है। अब कमेंट बॉक्स में ये छाप के बताओ कि किस राज्य में मृत्यु दर सबसे अधिक है। अभी कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, तो बताओ। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर बांटा गया है। वर्गीकृत का मतलब होता है विभाजन किया गया, उसको बांटा गया है। रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम की का स्वामित्व, या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, इसी के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को डिवाइड किया गया है कि कौन सा प्राइवेट सेक्टर है, कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक ना, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि भू क्षरण से क्या समझते हैं। इसका तात्पर्य क्या, इसका मतलब क्या है? भूमि का अनुपजाऊ हो जाना, भूमि का दलदली हो जाना, भूमि का उपजाऊ हो जाना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग हो जाना। तो भू क्षरण, भू मतलब होता है भूमि, भू मतलब क्या होता है? भूमि होता है। और क्षरण का मतलब होता है क्षति या नुकसान। क्षरण का मतलब क्या होता है? क्षति या नुकसान। तो भूमि का नुकसान हो जाना, यानी भूमि उपजाऊ जो भूमि है वो अन उपजाऊ में चेंज हो जाना, यानी कि भूमि का हो जाना अन उपजाऊ में चेंज हो जाना। ऑप्शन नंबर असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। बताना है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। तो चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे द राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। ठीक है, उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बचा सके, अधिक मजदूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, ग्रामीण जो मजदूर होते हैं उनको भाई चाहिए क्या? उनको क्या चाहिए? अधिक मजदूरी। ज़्यादा मजदूरी मिलेगा तो मजदूरी करके अपना काम चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना काम चलाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर स हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। यह बताना है कि सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, या अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करके अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत मतलब कि हम इसे मतलब कि बना नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कोयला है, बना सकते हैं। भूमि तापी एनर्जी, यही इसका राइट आंसर होगा। दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भूमि तापी एनर्जी जो हो जाएगा। ठीक है, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो गई थी,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत में विदेश व्यापार का अधिकांश भाग पर नियंत्रण हो गया था, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो प्यारे साथियों, अभी तक हमने जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे उनको तो कवर कर लिया। अब आइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जाकि ताकि आपका भला हो सके। ठीक है ना, अब मैं आप सभी को 50 नंबर की बात बताने वाला हूँ। अब आपका मैं 50 नंबर क्लियर करवाने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, 50 नंबर में 50 पाने के लिए अगर चाहते हैं स्कोर करना, एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो और एक बार प्यार से वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, एक बार लाइक करके बताओ, लाइक करके दिखा दो, लाइक करके दिखाओ। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग लाइक कर दिए होंगे। ठीक है, अब आओ सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जितना प्रश्न बता रहा हूँ अभी लिख लो, इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो। यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा करिए। कि भाई जब प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, उस समय कौन कौन सी महामंदी के रीजन हुए थे, उस पर समीक्षा करना, उस पर बात लिखना है। ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 नंबर का है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं लिखना है, आपसे 1 से 1.5 पन्ने में लिखना है। आप सभी अपने कोई भी अगर क्विज है या कोई भी सीरीज रखे हो या कोई भी क्वांटम रखे हो, ठीक है, कोई भी मतलब अगर गाइड वगैरह बुक वगैरह से पढ़ रहे हो, इसको अभी तुरंत हेडलाइन बना लो और इसको अभी तुरंत तैयार कर लो। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको भी तैयार कर लेना कि सन 1928 से लेकर के 34 के बीच में होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करिए। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के हैं। दोनों में से किसी एक को पक्का तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की विवेचना करिए कि क्यों भाई आत्मा, इसे क्यों लोकतंत्र की आत्मा बोला गया है, इसको बताना है। क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई जो इतने भी टाइप्स के निम्न वर्ग के लोग थे, उच्च जाति के लोग थे या निम्न जाति के लोग थे, या कोई मतलब नीच धर्म का था, ठीक है, या कोई छोटा इंसान था, सबको क्या हो गया यहाँ पे बराबर का हिस्सा मिलने लगा। इसलिए क्या बोलते हैं, लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। या अगर ये नहीं तैयार कर पा रहे हो तो इसको तैयार जरूर करना कि जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करिए। देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का है, इसको भी पक्का तैयार करना। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपाय पर अपना मत स्पष्ट करिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न होने वाले हैं। तो बहुत भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को तैयार करके जरूर जाना है। अगर ये नहीं तैयार कर पा रहे हो इसको पक्का तैयार करना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है कि परिवहन एवं संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। भाई हम परिवहन या संचार साधन को क्यों जीवन रेखा बोलते हैं या क्यों अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं, इसके बारे में आप सभी को तर्क देना है, अपना मत रखना है, अपने भाषा में देना। ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा है वही दोगे, अपने मन से लिखो। ठीक ना, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है? विवेचना दीजिए। मतलब प्रबंधन मतलब किस प्रकार का अरेंजमेंट करती है, व्यवस्था करती है। ठीक ना, क्या उपाय लगाती है किसी भी प्रोडक्शन कास्ट को कम करने के लिए, उसके बारे में क्या करना है, आप सभी को विवेचना देना, अपना तर्क देना है, अपने भाषा में देना। अगला ये अगर ये नहीं तैयार कर पा रहे हो तो ये तैयार करो कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना करिए कि अच्छा बाजार किसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम 150 वर्ड को यहाँ पे आ गया, जो कि 6 नंबर के सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को अभी का अभी तैयार करके जाना है। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, इसके बारे में तो लिखना है ये। साथ में इस आंदोलन को यानी कि असहयोग आंदोलन को उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, क्यों रोक दिया, इसके बारे में लिखना है। 6 नंबर यहाँ से आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, या ये कर लो कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी ने क्या विचार रखे थे, इसके बारे में लिखना है। ये भी 6 नंबर का है। ठीक है, तो 150 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में? 150 शब्द में लिखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये करो कि वैध शासन का क्या मतलब होता है और लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, इसके बारे में लिखना है। 6 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, वरना दिक्कत हो जाएगा, 90% पाने से वंचित हो जाओगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है
और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करिए। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर लो कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करिए। 6 नंबर का है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर सहमत है तो रीजन लिखिए। 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है भाई, इसके बारे में लिखना है। साथ में ये बताना है कि मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन करिए। 6 नंबर यहाँ से पक्का क्लियर होंगे और यही सब सारे प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे मानचित्र संबंधी प्रश्न पे। यहाँ से आप सभी के 10 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। 2 सेक्शन में पूछा जाएगा, 5-5 नंबर के यहाँ से तैयार कर लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस पॉइंट के थ्रू दर्शाना है, यानी कि पॉइंट के थ्रू, ठीक है। ऐसे दर्शाओगे तो आधा नंबर मिलेगा और नाम लिख दोगे तो आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सबसे पहले आप सभी को ये जवाब देना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था और जिस स्थान पे हुआ था मानचित्र में दर्शा देना है कि यहीं पे हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अब सभी को अमृतसर यहाँ पे लिख देना है और अमृतसर इंडिया के किस मैप में है, कहाँ पे है, ये आप सभी को दिखा के वहाँ पे ऐसे बता देना कि ये, और यहाँ पे लिख देना क का ये दर्शा देना और यहाँ पे लिख देना अमृतसर, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। अब इसको भी सेम उसी से दर्शाना, लेकिन यहाँ पे ख लिख देना है और यहाँ पे लिख देना कि भाई नमक प्रारंभ करने वाले यहाँ पे ख कौन सा स्थान था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, कहाँ पे किया था, उस स्थान का नाम लिखना है और फिर दर्शाना है मैप में। और वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो सबसे पहले कहाँ पे सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था उसके बारे में उस प्लेस का नाम लिखना है, साथ में इस पॉइंट के थ्रू दर्शाना है, ठीक है। और वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सभी के 5 नंबर ये क्लियर हो जाएंगे और 5 नंबर यहाँ से दृष्टिबाधित के लिए होता है। सेम टू सेम वही प्रश्न होते हैं, लेकिन ये दृष्टिबाधित के लिए 1 नंबर, इनको मैप में दर्शाना नहीं होता है, ठीक है ना। बस खाली मानचित्र यहाँ पे नहीं करना है, बस खाली स्थान का नाम लिख देना है, ठीक है। बस खाली प्लेस का नाम लिखना है, आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 5 नंबर। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक ना। और एक बार यहाँ पे देखो ख नंबर में मानचित्र कार्य वाला ये इतिहास वाला आ गया कि भाई पश्चिम बंगाल का एक उद्यान कोई भी मान लो नेशनल पार्क यहाँ पे लिख देना है और उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। उसके बाद नर्मदा नदी पर जो बांध बना है, कौन सा बांध बना है, उस चिन्ह को भी इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, ठीक है। ऐसा ही फिगर आप सभी को बनाना है और प्लेस का नाम भी लिखना है और महानदी को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। झारखंड का कोयला क्षेत्र यहाँ पे लिख देना है झरिया, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन है, कोई बंदरगाह का नाम लिख देना है यहाँ पे और इस चिन्ह से दर्शा देना है। तो इसमें सारे के सारे चिन्ह को यहाँ पे दर्शाना है और उस प्लेस का भी नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ से आप सभी के 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो 5 नंबर ये और 5 नंबर ये देख सकते हो, 5 नंबर ये, 5 नंबर क वाला और 5 नंबर ख वाला। यहाँ से मानचित्र से आपका 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, ठीक ना, अगर आपको मेरी बातों विश्वास है तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर दो और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।